हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का पार्ट है। तो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में हमें दो तीन चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है और सबसे पहले चीज़, इससे पहले हम आगे बढ़ें कुछ दो तीन चीज़ हम रिपीट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक इशू है और टॉप मैनेजमेंट इशू है और ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने पिछले सेशंस में ये जाना था कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो इस लेवल तक ही नहीं आए हैं कि वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हो सके। वो इतने प्रिमिटिव हैं, इतने मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की बात होना अभी उतना फ्रूटफुल नहीं है। क्यों फ्रूटफुल नहीं है? क्योंकि वहाँ पर एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन नहीं है। और जब एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन होता है तो उसके बाद फिर डेटा की वैल्यू बन जाती है, डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है और डेटा जहाँ इंपॉर्टेंट होता चला जाता है वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो पर्टिकुलरली कई सेक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री, वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मतलब वहाँ वो नेचर इस तरह का है उस इंडस्ट्री का कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की वहाँ पर ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट की वहाँ पर ज़रूरत है। और कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डेटा पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे बनते चले जा रहे हैं जो डेटा पर बेस हो रहे हैं और जो उनकी वैल्यू डेटा ही से डिराइव होती है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें जा रहे हैं तो आप उसके पहले ये डिटरमाइन करेंगे ये प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल तक आ गया है कि उस मैच्योरिटी उस लेवल तक आ गई है कि अब इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की बात सोची जा सकती है। फिर आप मैनेजमेंट को देखेंगे, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट के पास नॉलेज नहीं होती है, स्किल्स नहीं होते हैं, उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं होती है और फिर कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की तरफ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। उनके इनहेरेंट फ्लॉज होते हैं, मैनेजमेंट में नॉलेज नहीं होती है, टेक्निकल स्किल्स नहीं होते हैं। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए और उस टेक्निकल स्किल को आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा क्योंकि हर 5 साल में पूरी एक नई जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स की नई जनरेशन आ जाती है। मतलब जो आपके आईटी के एसेट्स हैं उनकी एक नई जनरेशन आ जाती है। तो आपको अपने स्किल्स भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। आपका मतलब टॉप मैनेजमेंट को अपने स्किल्स भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। अगर टॉप मैनेजमेंट के स्किल्स अपग्रेडेड नहीं है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कई जगह पर ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को और कई जगह पर अंडर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कई जगह पर विंडो ड्रेसिंग टेक्टिक्स कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लिया सपोज कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आता है, उस टाइम पर कई सारे काम होते हैं तो विंडो ड्रेसिंग टेक्टिक्स होती है। मतलब कोई उस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान नहीं होता है, एक कंप्लीट प्लान नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि जो हमें रिपीट करनी है वो ये है वनरेबिलिटी, थ्रेट्स और इम्पैक्ट। मतलब थ्रेट कहाँ से आता है? थ्रेट का कोई सोर्स होना चाहिए, वहाँ से थ्रेट आता है। लेकिन सबसे पहले वनरेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे उसमें एक क्वेश्चन भी दिया है कि क्या सीरीज़ होगा, वनरेबिलिटी पहले होगी, थ्रेट पहले होगा, इम्पैक्ट पहले होगा? तो वनरेबिलिटी सबसे पहले होगी। वैसे क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे ये कोई इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की सीरीज़ डिफाइन नहीं की जा सकती। लेकिन वनरेबिलिटी जो है इनिशियली होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान है, उसमें आग लग रही है, अगर वो लकड़ी का मकान में है तो वनरेबिलिटी प्रेजेंट है, उसी वनरेबिलिटी को थ्रेट एक्सप्लॉइट करेगा और उससे इम्पैक्ट आएगा। यानी कि आग, अगर मान लिया सपोज आग लगी उस घर में तो वो लकड़ी का घर होने के कारण जल जाएगा। अगर सीमेंट का घर है तो उसके जलने के चांसेस कम हैं। अगर वो स्टील का घर है, स्टील का घर होता नहीं है, लेकिन अगर स्टील का घर है सपोज तो जलेगा ही नहीं, उसमें वनरेबिलिटी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं जापान का, न्यूक्लियर पावर स्टेशन का, फुजिकामा का न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ। वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये माना जाता है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर सोर्स में वनरेबिलिटी नहीं होती है। इतनी ज़्यादा रिडंडेंसी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि वहाँ पर चांस ही नहीं है न्यूक्लियर डिज़ास्टर होने का, वो पावर सोर्स की वजह से, पावर गायब होने की वजह से। लेकिन
फुजिकामा में यही हुआ, वहाँ सुनामी आई। असल में क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिडंडेंट लाइंस होती हैं, एक लाइन नहीं होती है, 3 अलग लाइन होती है, 3 अलग जगह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। उसके अलावा क्या होता है, बैकअप के लिए आपके बड़े बड़े जेनसेट्स लगे होते हैं, डीजल्स के, पेट्रोल के बड़े बड़े जेनसेट्स लगे होते हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिकली जेनसेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, और एक जेनसेट्स का बैकअप होता है, दूसरा जेनसेट का बैकअप होता है, तीसरा जेनसेट। उसके अलावा आपके और पावर बैकअप्स भी होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक ये काम कर सकें। लेकिन फुजिकामा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ डिफरेंट हुआ, वहाँ सुनामी आई और उस पूरे पावर प्लांट को उसने पानी में सुनामी आई, वेव्स आई, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स थी, और उन्होंने वो तीनों लाइनें, 3-4 लाइनें जो रिडंडेंट लाइन इलेक्ट्रिसिटी, वो तो तहस नहस की। उन्होंने जेनसेट में भी पानी चला गया, जेनसेट में पानी चला गया, बैकअप्स में पानी चला गया, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पाई। उससे क्या हुआ कि जो कोर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो गर्म होने लगा और फिर वो मेल्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर वनरेबिलिटी थी, बहुत इलैबोरेट अरेंजमेंट था, और उस इलैबोरेट अरेंजमेंट होने के बाद भी एक वनरेबिलिटी थी, जिस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया गया। तो उस रिस्क होने के चांसेस ही नहीं दिखाई देते थे, फिर भी वो एक वनरेबिलिटी रही थी वहाँ पर। वहाँ किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है, उसको हम फोर्स ही नहीं कर पाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि वनरेबिलिटी होगी तभी थ्रेट उस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा और इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वहाँ इम्पैक्ट हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, करोड़ों का तो नहीं, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, और अरबों डॉलर्स ही नहीं, वो हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों का उसमें नुकसान हुआ, लोगों की हेल्थ, क्योंकि उसमें रेडिएशन निकल जाता है, पॉइजनिंग निकल जाती है, तो लोगों का नुकसान हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी पुरानी माइथोलॉजी में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रावण के अंदर एक छोटी सी वनरेबिलिटी थी, उसका अमृत नाभि में था, जो उसका वो एक उसकी वनरेबिलिटी थी। उसी वनरेबिलिटी को रामचंद्र जी ने एक्सप्लॉइट किया और फिर उसकी वजह से वो मारा गया। या हम ये कह सकते हैं कि भीम ने जो दुर्योधन को मारा, उसमें उसकी बॉडी पार्ट्स में एक जगह पर वनरेबिलिटी थी और उसी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके मारा गया। मतलब एक समझने के लिए, एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए ये चीज़ इस तरीके से, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि वनरेबिलिटी जो है, अगर वो जो वनरेबिलिटी है वो होनी ज़रूरी है। अगर वनरेबिलिटी नहीं है तो आप थ्रेट कुछ नहीं कर सकता, वनरेबिलिटी है तो थ्रेट कर सकता है। तो सबसे पहले वनरेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान देने की बात है। तो अब हम फिर पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेसेस, और हमने सबसे पहले प्रोसेस पढ़ ली थी और उसमें ये जाना था कि हम क्लासीफाई करेंगे एसेट को। और वैसे तो एसेट एक ही होता है, डेटा एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट, लेकिन चूंकि डेटा एसेट को रखने के लिए एक पूरा तामझाम चाहिए होता है, तो हर चीज़ को हम क्लासीफाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन पूरे एसेट को क्लासीफाई करेंगे जिस पर कि डेटा रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में सेंट्रलाइज डेटाबेस में खातेदारों का अकाउंट की डिटेल और ट्रांजेक्शन्स रखे जाते हैं। तो ना केवल वो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सर्वर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेटाबेस सर्वर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें कि वो डेटा रखा गया है। एक बार आपने एसेट को क्लासिफाई कर दिया, फिजिकल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में हमने ये जाना था कि डेटा और सॉफ्टवेयर जो है इंटेंजिबल एसेट है। सॉफ्टवेयर डेटा को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेसिंग करता है। मैनिपुलेट करना कहना सही नहीं है, वो सही वर्ड नहीं है, प्रोसेसिंग करता है। और सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप का हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। उसके बाद फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, पीपल, हार्डवेयर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फैसिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में बात की। फिर हम आए थे कि वैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट, कि ये इंफॉर्मेशन एसेट को हम वैल्यू करेंगे, और इनको कैसे वैल्यू करेंगे, इनको बिजनेस रिस्क और वैल्यूएशन के अनुसार, डेटा वैल्यूएशन के अनुसार वैल्यू करेंगे। और हमने ये जाना था कि कुछ एसेट ऐसे एसेट हो सकते हैं जो कि जिनकी रियल में कोई डेटा वैल्यूएशन नहीं है। अगर मार्केट में जाओगे तो वो बेचोगे तो कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा और उसका यूज़ भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मालूम पड़ा पहले कोई प्रॉब्लम्स आई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उसे लिख कर एक जगह पर डॉक्यूमेंट कर लिया है, लेकिन अब वो ताकि फ्यूचर में एक रेफरेंस रहे और उसे सीक्रेसी से हम अपने पास रख रहे हैं और बाहर हमने किसी को नहीं बताया, तो वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसे हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन अगर वो डिस्क्लोज़ हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो डिस्क्लोज़ नहीं होनी है। तो यानी कि हम डेटा को जब हम क्लासीफाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन क्लास को क्लासीफाई करेंगे, बेसिकली हमारी स्टडी कहती है कि इन्फॉर्मेशन एसेट को हमें क्लासीफाई करना है और डेटा को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा उसके बारे में बताती है वो। मतलब बाकी चीज़ों को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो, उसी डेटा के अनुसार क्लासीफाई कर सकते हो।
मज़ेदार बात है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि डेटा के ही अनुसार आप बाकी चीज़ों को क्लासिफाई करोगे कि उसका इफेक्ट डेटा में क्या रहता है। अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है बैंक का, तो आप ये देखोगे वो डेटा कहाँ पर किस सर्वर में रहता है। तो क्योंकि वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खातेदार अकाउंट का डेटा, अकाउंट होल्डर्स का डेटा बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर चले जाएगा तो अकाउंट होल्डर की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। तो वो डेटा इंपॉर्टेंट है, तो वो जिस सॉफ्टवेयर में है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जिस हार्डवेयर में वो भी इंपॉर्टेंट है, और जिस कंप्यूटिंग फैसिलिटी में वो भी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर जो एसीज वगैरह अगर लगे हुए हैं तो वो एसी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बाकी एसीज से, क्योंकि वहाँ बैकअप वगैरह एसीज वगैरह लगे होंगे, एक की जगह कई एसीज लगे होंगे, और वहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स लगे होंगे, तो वो सारा सिस्टम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी स्टडी में ये चीज़ नहीं बताई गई है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे सही तरीके से, तो कई बार क्या है, वो जिस सिस्टम में उस डेटा को रख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अगर इसको ठीक तरह से समझें तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ओबामा को लें। प्रेसिडेंट ओबामा जिस भी जहाज़ में बैठ जाता है वो एयरफोर्स वन कहलाता है। प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जिस भी जहाज़ में जो भी नॉर्मल जहाज़ में वो जिस जहाज़ में चलता है उसे एयरफोर्स वन कहते हैं। वैसे एयरफोर्स वन हाईली सोफिस्टिकेटेड जहाज़ है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर किसी दूसरे जहाज़ में बैठ जाए तो वो भी एयरफोर्स वन कहला देता है, वो क्लासीफाई हो जाता है एयरफोर्स वन में। क्योंकि वो एयरफोर्स वन में इसलिए क्लासीफाई हो जाता है क्योंकि उसमें बैठने वाला व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी क्रिटिकलिटी है। तो वो आदमी की क्रिटिकलिटी बन जाती है, तो उस एसेट की क्रिटिकलिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है जिसमें वो बैठा हुआ है। कई एक आध मूवीज़ हैं, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो प्रेसिडेंट जहाँ एयरफोर्स वन में जा रहा होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो लड़ता है और फिर दूसरे जहाज़ में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एयर टू एयर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पर वो कम्युनिकेट करते हैं कि नाउ दिस पर्टिकुलर जहाज हैज़ बिकम एयरफोर्स वन। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट जब हम करेंगे तो हम डेटा के अनुसार करेंगे, क्योंकि डेटा इज़ किंग। तो डेटा का एबीसी एनालिसिस करेंगे, मतलब सारे डेटा एसेट्स का एबीसी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले सारे डेटा की सेम वैल्यू नहीं होती है, उंगलियां 5 होती हैं और ये अलग अलग उंगली होती हैं। इसी तरीके से सारे डेटा की सेम वैल्यू नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम वैल्यू नहीं होती है। तो कुछ डेटा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट उसे लेकर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहा है, लॉन्ग रेंज प्लान बना रहा है, शॉर्ट रेंज प्लान बना रहा है, तो वो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई डेटा होता है ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, नए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर वो डेटा मार्केट में अवेलेबल हो जाए सबको, तो क्रेडिबिलिटी एम्बैरेसमेंट हो जाता है, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर मालूम पड़ा, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, कोई एक कंपनी है, एलिली जॉनसन इस टाइप की कंपनी है, वो एक ड्रग का रिसर्च कर रही है। अगर दूसरी कंपनी को उस ड्रग के बारे में पता चल जाता है, फार्मूला और रिसर्च के बारे में पता चल जाता है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी के हाथ में चली जाती है, और फिर वो रिसर्च अपनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि सपोज़ वो उसी ड्रग में रिसर्च कर रही है, तो अपनी तो रिसर्च होती ही होती है, दूसरे की रिसर्च भी उसे मिल जाती है, तो वो अब तेज़ी से उस ड्रग को बना लेगी और पेटेंट फाइल कर लेगी, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का तो लॉस होगा ही होगा, अपॉर्चुनिटी जो उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स होने थे उनका लॉस होगा ही होगा। इतना ही नहीं, अगर बाहर पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी का डेटा चोरी हो गया था, तो उस कंपनी के सिक्योरिटी पर क्वेश्चन उठ जाएंगे, उसकी गुडविल पर क्वेश्चन उठ जाएंगे, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। या बैंक है, बैंक ये समझ लीजिए कि बैंक में कोई हैक करता है और हर व्यक्ति के अकाउंट की डिटेल डिलीट नहीं कर पाता, लेकिन डेटा पता कर लेता है किसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो एम्बैरेसमेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल HSBC बैंक के लिए हुआ। HSBC बैंक स्विट्ज़रलैंड में था, स्विट्ज़रलैंड में बड़े बड़े लोग पैसा रखते थे, और वहाँ पर अकाउंट था, बड़े बड़े लोगों का अकाउंट था, सीक्रेट अकाउंट था, स्विस बैंक अकाउंट था। स्विस बैंक में HSBC से डेटा अचानक लीक हो जाता है। एक दिन आपके जैसा या किसी इंजीनियर जैसा बंदा अचानक जाता है, एक बंदा जो HSBC बैंक का एम्प्लॉई था, वो उसको डेटा का एक्सेस था, वो एक फ्लॉपी डिस्क में उस डेटा को निकाल लेता है, एक छोटी सी फ्लॉपी डिस्क में उस डेटा को निकाल कर और बाहर निकल जाता है, और फिर उस कंट्री को छोड़ देता है, और वो डेटा सारी दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम को हिला देता है।
लेकिन उस HSBC बैंक की क्रेडिबिलिटी पर चोट पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों ने पैसा जमा किया था। वो बात अलग है कि इथिकल रीजंस के कारण वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी तो अच्छा हुआ, वो अलग चीज़ है। लेकिन बैंक के जो वो पैसा स्विस बैंक में लोग पैसा रख रहे हैं, सीक्रेट मनी रख रहे हैं, हो सकता है वो हवाला का मनी हो सकता है वो ड्रग्स का मनी हो, बुरा मनी हो, लेकिन वो जो मनी है वो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक के कंट्रोल के बाहर, बैंक उस इंफॉर्मेशन के कंट्रोल में नहीं था, उसके बैंक के कंट्रोल्स के बावजूद वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो एक एम्बैरेसमेंट हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज को आप क्लासिफाई करोगे, कैटेगराइज करोगे उसकी सेंसिटिविटी के अनुसार। क्या सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के अनुसार, बिजनेस रिस्क के अनुसार और डेटा वैल्यूएशन के अनुसार कि कितना सेंसिटिव वो डेटा है, कितनी उसकी वैल्यू है, क्या उससे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा, और एक बार आप डेटा को क्लासिफाई करोगे तो बाकी चीज़ों का, बाकी इंफॉर्मेशन एसेट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया जाता है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि जो डेटा एसेट क्रिटिकल होता है, ABC एनालिसिस टाइप का एनालिसिस आप यहाँ पर कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होता है उसको आप क्या करते हो, उसको एक्सेस कंट्रोल्स उसके स्ट्रॉन्ग कर देते हो, सिक्योरिटी की कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाती है। जैसे आपके घर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, तो गोल्ड को आप संभाल के रखोगे, सिल्वर को थोड़ा सा कम संभाल के रखोगे, गोल्ड की तरह उसको कम से कम प्रोटेक्शन दोगे, लेकिन गोल्ड को उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन दोगे जनरली। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सिल्वर है, गोल्ड है, और आपके पास गोल्ड को ज़्यादा प्रोटेक्शन दोगे, और पैसा है, 1000 रुपये के नोट हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दोगे, 100 रुपये के नोट हैं उनको कम दोगे। तो अगर 10-5 रुपये पड़े हैं तो हो सकता है 1 रुपया पड़ा है तो हो सकता है कहीं पर पड़ा हुआ हो, आप उसको ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हो, क्योंकि 1 रुपये को अगर आप संभालोगे और वही सिक्योरिटी लगाओगे जितनी की गोल्ड को संभालने में सिक्योरिटी लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का गोल्ड का सिक्का अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो 1 रुपया हो सकता है पड़ा हो, पुराने ज़माने के 50 पैसे 25 पैसे पड़े हों तो वो तो आप ध्यान भी नहीं दोगे, हो सकता है। तो आप कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करोगे, और उससे एक तो कॉस्ट की बचत होगी, दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लगाने में, इम्प्लीमेंट करने में इजी होगा, एक्सेस कंट्रोल्स को मेंटेन करने में इजी होगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल होती है, वो वैल्यूएशन की वजह से क्रिटिकल नहीं होती है, वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हो सकते हैं, रिसर्च इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, फार्मूलाज हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कोका कोला जो कोक बनाती है उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, मिक्स होता है, तो वो मिक्स जो है वो किसी को नहीं बताती है, ये कहा जाता है। तो वो उसका एक फार्मूला है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऐसा होता है कि कई कंपनीज़ होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स होते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल और निधि चिट फंड कंपनीज़, ये इस टाइप की कंपनीज़ होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पर इंफॉर्मेशन एसेट और फाइनेंशियल एसेट दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल जो भी उसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो भी उसके उसके इंफॉर्मेशन एसेट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एसेट्स तकरीबन सेम होते हैं। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, सर्विस सेक्टर कंपनी है तो इंपॉर्टेंट हो गया, फाइनेंशियल कंपनी है तो मैसिवली इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा कई कंपनीज़ हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई कंपनीज जो डेटा से काम करती हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा, जैसे वेबसाइट मेकिंग कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फेसबुक जैसी कंपनी है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है। फ्लिपकार्ट क्या करती है, फ्लिपकार्ट जो है, जो अमेज़न फ्लिपकार्ट जो होती है, इनके अपने वेंडर्स होते हैं, ये सामान नहीं रखते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनीज़ में इंफॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये इंफॉर्मेशन एसेट डिस्क्लोज हो जाए या गायब हो जाए तो ये गुडविल, ट्रस्ट, ब्रांड इक्विटी, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। इवन अगर मान लिया सपोज उसका एक हिस्ट्री है, आप
फ्लिपकार्ट के कस्टमर हो और फ्लिपकार्ट आपको एक पर्टिकुलर पैसे का क्रेडिट देता है एक परचेज़ का। आपने ₹1,00,000 की परचेज़ कर ली फ्लिपकार्ट से, अब उसने आपको ₹10,000 या ₹5,000 का क्रेडिट दे दिया। एक दिन उसकी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए, वो ₹5,000 गायब हो जाएगा। तो आपका गुडविल, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जो कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं संभाल सकी वो क्या संभाल सकी। आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा अपने चारों तरफ जासूस रखते थे, तो उसी तरीके से क्रिटिकलिटी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में वो हेल्प करते थे। इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज़ करने से हम इंफॉर्मेशन एसेट का वैल्यूएशन करते हैं और वैल्यूएशन करके उसकी क्रिटिकलिटी डिटरमाइन करते हैं और क्रिटिकलिटी डिटरमाइन करके हम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो कोका कोला वगैरह की जो कोका कोला किस तरह से बनता है उसका इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कंपनी की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कई इन्फॉर्मेशन कम वैल्यू की होती है। जैसे एम्प्लॉय सैलरी, लिस्ट ऑफ कस्टमर, मतलब वो इंपॉर्टेंट होती है लेकिन कम इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्लासीफाई करते हो तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स लगा सकते हो और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल होता है। तो इससे एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को फाइन ट्यून कर सकते हो। ओवर प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देते हो, अंडर प्रोटेक्शन नहीं देते हो। प्रोटेक्शन का लेवल बता आपको हो जाता है। अंडर प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। अगर टॉप मैनेजमेंट कई बार कॉम्पिटेंट भी होता है और उसको ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलती है, उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, अगर ये क्लासिफिकेशन ना हो, तो फिर वो कई बार ओवर प्रोटेक्ट कर देता है, इस इन्फॉर्मेशन को कई बार अंडर प्रोटेक्ट कर देता है और ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन क्लासीफाई की जाती है। क्लासीफाई पब्लिक, सेंसिटिव, प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल की तरह कई जगह पर की जाती है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन एक पॉपुलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, अनक्लासिफाइड। तो टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, ये तीन चीज़ देखनी जरूरी है। मतलब टॉप सीक्रेट का मतलब ये सीक्रेट से भी ऊपर है, टॉप सीक्रेट है। कई आप मूवी में देखते हो, मिलिट्री में पर्टिकुलरली, वहाँ पर क्या होता है कि कोई मूवीज़ में होता है, वहाँ पर क्या होता है, फाइल होती है, उस पर एक ठप्पा लगा हुआ दिखता है और उसमें लिखा होता है टॉप सीक्रेट, और वो इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट होती है। बॉन्ड की मूवी में, जेम्स बॉन्ड वगैरह की मूवी में आप देखोगे लिखा हुआ MI6 में कि आर्काइव्स में कोई आदमी बैठा हुआ है और एक फाइल है, उसमें लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट हाईएस्ट क्लासिफिकेशन होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को इंडेंजर कर सकता है, एग्जिस्टेंस को कर सकता है। तो वर्ड याद कर लीजिए, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो क्रिएट कर दे, यानी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए, वो टॉप सीक्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बाहर से एक उल्का जो है वो पृथ्वी पर गिरा। मतलब एक स्टोन, बड़ा सा स्टोन 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का या कितने का था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ा और उसने पृथ्वी के जो भी उस समय डायनासोर रह रहे थे उसको ख़त्म कर दिया, यानी उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दी। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया। आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो लोग कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है ह्यूमन बीइंग का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो लोगों ने कहा है कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, होमो सेपियंस हैं, उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि फिर वो हायर क्वालिटी के ह्यूमन बीइंग बनाएगा, ह्यूमन 2.0 बनाएगा, हम ह्यूमन 1.0 हैं। ये सब चीज़ें बात चल रही हैं। तो मेरा मतलब ये है ये चीज़ समझाना कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जहाँ पर आ जाए, जो अगर उस किसी डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो और उससे ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए, तो फिर वो उसको हम टॉप सीक्रेट क्लासीफाई करेंगे। जैसे कंट्री के अंदर इंडिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहाँ रखें, क्या हैं, कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हाईएस्ट क्लासिफिकेशन होगी, टॉप सीक्रेट होगी इंडिया में। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कोई ड्रग्स बना रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगा रखा है, तो वो टॉप सीक्रेट होगी। हो सकता है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ने उतना सारा पैसा लगा दिया है उसमें कि उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इतने सारे लोन्स हो जाएँ कि ऑर्गेनाइजेशन उसको पे ऑफ ना कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन ही ख़त्म हो जाए। तो एग्जिस्टेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जहाँ आता है वहाँ टॉप
सीक्रेट होता है। दूसरी चीज़ होती है सर्वाइवल। सर्वाइवल थोड़ा नीचे होता है। एग्जिस्टेंस मतलब पूरी जाति का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, पूरी कौम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना। सर्वाइवल मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, मतलब फिट सर्वाइव करेगा, यानी कुछ तो सर्वाइव करेंगे ही करेंगे। तो सर्वाइवल नीचे होता है। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सीक्रेट कहला जाता है। उसका अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर सीवियरली डैमेज करता है ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर को। टॉप सीक्रेट कुछ ही लोगों को पता होती है, बहुत मुट्ठी भर सेट ऑफ आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल होते हैं, इन आदमी को पता होगी या इन डेजिग्नेशन को पता होगी। जनरली आदमी आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। टॉप सीक्रेट ऐसी होती है उसमें आदमी आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, मतलब उसमें जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, यानी इंस्टीट्यूशंस होते हैं और किसी को क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर उसके डेजिग्नेशन के अनुसार होना चाहिए, नाम के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा सकता है। लेकिन टॉप सीक्रेट होती है, कई बार क्या होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि चंद्रशेखर बरोला के पास ही ये इन्फॉर्मेशन होगी, किसी और के पास नहीं होगी। वहाँ डेजिग्नेशंस आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं, क्योंकि डेजिग्नेशन जैसे ही मूव होंगे वैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा, उसे भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टॉप सीक्रेट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस को इंडेंजर करती है, उसे टॉप सीक्रेट कहेंगे। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसे सीक्रेट कहेंगे। ये दोनों चीज़ हैं। इसके बाद कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, जैसे ACR होती है और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हर एक आदमी की ACR बनती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी लोअर लेवल पर आती है। कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या होता है कि सिग्निफिकेंट लॉस या डैमेज हो जाएगी, लेकिन सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस पर चोट नहीं पड़ेगी। सर्वाइवल पर चोट पड़ना इसका मतलब बड़ी बात, और एग्जिस्टेंस पर चोट पड़ना तो मतलब मैसिव गड़बड़ी हो गई। तो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कई बार उसे हाईली सेंसिटिव कहा जाता है। मतलब हाईली सेंसिटिव, एक सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव सीरियस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। मतलब एक तो अनक्लासिफाइड होती है। अनक्लासिफाइड मतलब ये इसको क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी पब्लिक को भी दी जा सकती है। अनक्लासिफाइड से ऊपर होती है सेंसिटिव। सेंसिटिविटी सेंसिटिव है, जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेंसिटिविटी सीरियस इम्पैक्ट दे सकती है, लेकिन कई इन्फॉर्मेशन हाईली सेंसिटिव होती है। हाईली सेंसिटिव मतलब कॉन्फिडेंशियल हो जाती है, फिर वो हाईली सेंसिटिव सिग्निफिकेंट लॉस कर सकती है। और कॉन्फिडेंशियल से ऊपर हो जाती है, सर्वाइवल पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो सीक्रेट हो जाती है। और अगर मान लिया एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे तो टॉप सीक्रेट हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अनक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी इम्पेयर हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उस इन्फॉर्मेशन को हम फिर से बना सकते हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थोड़ी सेंसिटिव होती है, जैसे मैं बोलूँ मेरी स्किन सेंसिटिव है या मेरी बॉडी सेंसिटिव है, ठंड जगह पर नहीं रह सकती, मेरी बॉडी सेंसिटिव है, इस खाने से सेंसिटिव है। ठीक है, सेंसिटिविटी ये है, कई की बॉडी सेंसिटिव होती है, वीट गेहूँ नहीं खा सकते हैं वो लोग, तो वो दूसरा खाना खा सकते हैं, गेहूँ नहीं खा सकते हैं। एक अजीब टाइप की बीमारी है, कई वो सेंसिटिव हो जाता है। कई लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ से सेंसिटिव हो जाते हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। कई लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेंसिटिव होते हैं, और कई तरीके से, जैसे सूरज में बैठते हैं तो वो सेंसिटिविटी उनकी हाई होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये सेंसिटिव है, ये जनरली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो सीरियस इम्पैक्ट होगा। लेकिन कुछ होती है हाईली सेंसिटिव होती है। हाईली सेंसिटिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल और हाईली सेंसिटिव एक ही तरीके से है, उसमें सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है। यानी कि अगर छोटा मोटा लॉस हो जाए, थोड़ा सा सीरियस इम्पैक्ट हो जाए तो वो सेंसिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट लॉस और डैमेज हो जाएगा तो हाईली सेंसिटिव हो जाएगी। हाईली सेंसिटिविटी का मतलब है कॉन्फिडेंशियल। और अगर सर्वाइवल ही प्रॉब्लम आ जाए तो वो हो जाएगी सीक्रेट, और अगर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो हो जाएगी टॉप सीक्रेट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को इस तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा, उसको टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल या हाईली सेंसिटिव, और फिर उसके बाद सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड के रूप में क्लासीफाई किया जाएगा। तो क्या होगा कि आप इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, फिर उसके बाद जो एसेट्स हैं, उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं, उसी तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई डेटा टॉप सीक्रेट हो जाता है या सीक्रेट हो जाता है, कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल सैलरी अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंशियल है, तो सैलरी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, पेरोल सॉफ्टवेयर है, वो भी सेंसिटिव हो जाएगा या कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा।
जनरली कॉन्फिडेंशियल क्लासीफाई किया जाएगा। सैलरी प्रोसेसिंग कॉन्फिडेंशियल आएगा, हाईली सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव नहीं हाईली सेंसिटिव होती है। और उसमें तो टॉप मैनेजमेंट की सैलरी वो तो होती ही है हाईली सेंसिटिव। मतलब कई बार क्या होता है, वेरी टॉप मैनेजमेंट की सैलरी जो होती है वो सीक्रेट हो जाती है, जनरली नहीं होती है, सीक्रेट क्लासीफाई नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को इफेक्ट नहीं आता है। कॉन्फिडेंशियल होती है, जनरली वो कॉन्फिडेंशियल होगी। और नॉर्मल छोटे मोटे एम्प्लॉई हो तो वो सेंसिटिव हो सकती है। तो वो जो पेरोल सॉफ्टवेयर है वो भी हम कॉन्फिडेंशियल, उसको भी जब क्लासीफाई करेंगे उसके सॉफ्टवेयर को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल का दर्जा देंगे। और फिर जिस हार्डवेयर में चल रहा है, जिस मशीन में वो पेरोल सॉफ्टवेयर चल रहा है वो भी कॉन्फिडेंशियल होगा। तो यानी कि हम क्लासीफाई करेंगे टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासीफाइड। और दूसरी तरफ क्या होता है, ये जो है मिलिट्री क्लासिफिकेशन ज़्यादा है। ये जो क्लासिफिकेशन है मिलिट्री में ज़्यादा है क्योंकि मिलिट्री में टॉप सीक्रेट, सीक्रेट ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक, सेंसिटिव, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल यूज़ किया जाता है। पब्लिक जो है पब्लिक हो गई, सेंसिटिव है जो सेंसिटिव हो गई, प्राइवेट थोड़ी सी और मतलब अल्ट्रा सेंसिटिव है तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी, कॉन्फिडेंशियल ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। लेकिन कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि कई बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो मर्जर एक्विजिशन कर रही होती हैं और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक गेम्स चल रहे होते हैं। इन कंपनीज़ में जहाँ पर स्ट्रेटेजिक गेम चल रहे होते हैं, जहाँ पर जैसे गूगल जैसी कंपनी है, वो क्या करती है, अगर आप विकिपीडिया ओपन करके देखोगे तो गूगल, ये आप देखोगे वो 100 कंपनी वो उसने खरीद रखी हैं। मतलब गूगल को धीरे धीरे गूगल क्या है, कंपनी को खरीदती चली जाती है। और ये ज़्यादा लोगों को के पास न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा ओपन न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप विकिपीडिया में ओपन करके देखोगे और गूगल को फॉलो करते हो तो पता करोगे तो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन टॉप सीक्रेट होते हैं। जब तक वो पूरे ना हो जाएं वो टॉप सीक्रेट होते हैं। तो गूगल जैसी कंपनी में आपको टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और क्लासिफाइड करके क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एसेट का वैल्यूएशन के अनुसार क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो लेकिन बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे हैं, वहाँ प्राइवेट, सेंसिटिव, सब पब्लिक, सेंसिटिव, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल करके आप कर सकते हैं। तो यानी कि 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने क्लासीफाई किया। सबसे पहला स्टेप इंफॉर्मेशन एसेट का क्लासिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एसेट का वैल्यूएशन। आप वैल्यूएशन कर रहे हो इंफॉर्मेशन एसेट का। और इन्फॉर्मेशन एसेट का वैल्यूएशन कैसे किया, आपने इन्फॉर्मेशन का ABC एनालिसिस किया, डेटा का ABC एनालिसिस किया। आपने देखा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा कम इंपॉर्टेंट है, उसको क्लासीफाई किया। कौन सा क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है, उसकी क्रिटिकलिटी, नॉन क्रिटिकलिटी क्लासीफाई की। और किस तरह से क्लासीफाई, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। इम्पैक्ट लगने से गुडविल का लॉस हो सकता है जो कि इंटेंजिबल इम्पैक्ट है। टेंजिबल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, टेंजिबल इम्पैक्ट ये होगा कि पैसे का लॉस हो सकता है, कुछ चीज़ों का लॉस हो सकता है, मतलब जो प्रॉफिट्स हैं उसका लॉस हो सकता है। उसी के अनुसार टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड आपने क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद हमारी स्टडी डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कहती है। और वो कहती है कि हमारे इंडिया में उतने एक्ट्स अभी नहीं हैं, लेकिन एडवांस नेशन में डेटा प्राइवेसी के लेजिस्लेशन है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि एडवांस नेशन में डेटा प्राइवेसी के लेजिस्लेशन है, हमारे वहाँ क्यों नहीं है। सिंपल, उसका रीज़न ये है कि एडवांस नेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ डेटा की वैल्यू बढ़ गई है। और डेटा की वैल्यू बढ़ गई है तो डेटा प्राइवेसी के बारे में भी वहाँ पर कंसर्न्स आ गए, तो उसके लिए लेजिस्लेशन वहाँ पर आ गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपका मेडिकल डेटा है, कोर्ट, वहाँ पर क्या होता है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो कोर्ट ऑर्डर के बिना थर्ड पार्टीज़